नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे बात करेंगे इंडिया बांग्लादेश के बीच में चल रहे रिसेंट इशू के विषय में। आपको पता है रिसेंटली 12 फरवरी 2026 को क्या हुआ है, बांग्लादेश में जनरल इलेक्शन कंप्लीट हुआ है। जैसे ये जनरल इलेक्शन कंप्लीट हुआ उसके जस्ट एक दिन बाद ही क्या हुआ, बांग्लादेश में इलेक्शंस का रिजल्ट आया और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जिसे हेड कर रहे थे तारिक रहमान, वो एक विक्टोरियस विक्ट्री के साथ इस जनरल इलेक्शंस को जीतते हैं। अप्रोक्सीमेटली 209 सीटों को ये जीतते हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे टोटल 299 सीटें थी, जिसमें से इनको कुल 209 सीटें मिली, जिससे ये यहाँ पे पूर्ण बहुमत से ये यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाने में कंप्लीट रहे। उसके बाद हुआ क्या कि भाई बांग्लादेश की तरफ से भारत को इनविटेशन आया है, स्पेसिफिक नरेंद्र मोदी को यूनिस की तरफ से इनविटेशन आया है कि वो आके बांग्लादेश में हो रहे सेरेमनी में पार्टिसिपेट लिए। आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे रिसीव किया, लेकिन वो जाने के लिए अनेबल से उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फ्रांस से आए हुए प्रेसिडेंट माइक्रोन को तथा दिल्ली में होने वाले एआई समिट में बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण वो नहीं जा पा रहे थे। तो हुआ क्या कि भाई ओ एम बिरला एंड भारत के कुछ अदर ऑफिसर, जैसे आप देखेंगे जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्त्री, उनको यहाँ पे भेजा गया है ताकि वो भारत और बांग्लादेश के बीच में चल रहे रिलेशंस को और ज्यादा बूस्ट कर सके। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है आज इस लेक्चर्स का, वो बांग्लादेश में हो रहे इलेक्शंस के विषय में नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या है कि बांग्लादेश में जैसे ही वहां के एमपी ने वोट लेंगे, उसके जस्ट बाद आप देखेंगे होगा क्या कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन है वो भी लेंगे। ये एक शॉकिंग न्यूज है बांग्लादेश की तरफ से कर सकते हो, क्योंकि बांग्लादेश में अचानक ही ये रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे हैं तारिक रहमान की, वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। आखिरकार तारिक रहमान कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिफॉर्म्स करेंगे, उससे आसपास के कंट्रीज या फिर कह सकते हो भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर कह सकते हो बांग्लादेश के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी चीजों पे हम आज विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, बांग्लादेश की जनरल इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुझे समझ में देखने को मिली। जस्ट लाइक आप देखेंगे इस बार के बांग्लादेश इलेक्शन में एक बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज मुझे देखने को मिला था। हुआ था केवल और केवल 4 माइनॉरिटीज ने बांग्लादेश में इलेक्शंस को विन किया है। आपको पता है इससे जस्ट पहले 2018 में जो बांग्लादेश में इलेक्शंस हुआ था, तो उसमें भाई 20 से 25 क्या थे, केवल और केवल मुस्लिम कम्युनिटी से लोग व्यक्ति थे जो अवामी लीग की तरफ से इलेक्शंस को इसे विन किया था। और इस बार बांग्लादेश में ना के बराबर लोगों ने इलेक्शंस को विन किया है, स्पेसिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी से। क्योंकि आप देखेंगे बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है उसमें मोस्टली तो मैं भी मानता हूँ मुस्लिम्स ही है, लगभग 90% के आसपास इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ 9% के आसपास क्या है, वहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग हैं, जिसमें से हिंदू बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, लगभग 7.98% के आसपास है। लेकिन इसके बावजूद भी केवल और केवल 4 लोगों ने क्या किया, इस इलेक्शंस को जीता है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात ये रही कि इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश ने कहा है कि यहाँ पे टोटल 60% लोगों ने वोट दिया है। इससे पहले बांग्लादेश के इतिहास को आप देखेंगे तो बांग्लादेश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 60% लोगों ने जाके बांग्लादेश में वोट दिया। जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए मैं बता दूं 2018 के केस में आपको क्या हुआ था, वहां पे केवल और केवल 42% के आसपास लोगों ने वोट दिया था इस जनरल इलेक्शंस में। मतलब इस बार कह सकते हो कि लगभग 18 से या 17 से 18% लोगों ने अधिक वोट दिया। ये बात किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लगभग 1.5 सालों के भीतर आप देखेंगे बांग्लादेश में ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट हो रहा था। तो ये अनुमान नहीं लगाया जा रहा था कि बांग्लादेश में इतने अधिक लोग जाके वोट देंगे। और साथ ही साथ ये भी अनुमान नहीं लगाया जा रहा था, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली अवामी लीग को क्या किया गया था, बांग्लादेश के इस इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया था। तो लोग सोच रहे थे कि हो सकता है बहुत कम लोग ही इसमें पार्टिसिपेट ले। वही अगर मैं बात करूं इस बार के एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट के विषय में, तो 299 जो सीटें थी, अप्रोक्सीमेटली 300 सीटें कुल थी, जिसमें से एक सीट पे यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुआ था। इस 299 सीटों में आप देखेंगे तो 209 सीटों के आसपास बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने विन किया है। वही बात करते जमाते इस्लामी ने क्या किया, और उसके अलायंस कर सकते हो 9 उसके अलायंस थे, उन लोगों ने मिलकर लगभग 68 सीट के आसपास जीता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी पार्टी जो उभरी है अभी नई नई बांग्लादेश में, वो थी नेशनल सिटीजन पार्टी, जिसने लगभग 6 सीटें जीती है। नेशनल सिटीजन पार्टी के विषय मैंने बहुत बार आपको बता रखा है, क्योंकि इसमें ही क्या था, आपको पता है रिसेंटली एक वहां के स्टूडेंट्स को कर दिया गया था जो नेशनल सिटीजन पार्टी से ही बिलोंग करता था। प्लीज कमेंट में उस स्टूडेंट्स का नाम क्या था, यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बात करते हैं आखिरकार इस कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स
इसका मतलब क्या, इसमें क्या डिमांड्स है, क्या कहना चाहते हैं तारिक रहमान, क्या क्या रिफॉर्म करना चाहते हैं अब बांग्लादेश के इस कॉन्स्टिट्यूशन में, हम उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, उनका सबसे पहले मानना है कि वो बैलेंस ऑफ पावर की तरफ फोकस करेंगे। बैलेंस ऑफ पावर मतलब क्या हुआ कि देखिए, जैसे ही बांग्लादेश में आप जाएंगे तो वहां पे देखेंगे जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश। तो प्राइम मिनिस्टर, जैसे जस्ट एग्जांपल के रूप में आप देखेंगे तो अगले 20 सालों में देखेंगे तो जो शेख हसीना थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी बांग्लादेश में, और वो जो भी चाहती थी वो कर लेती थी। तो इनका कहना है कि हम प्राइम मिनिस्टर के जो पावर्स है उसको, और जो प्रेसिडेंट्स का पावर है बांग्लादेश में, उसको हम बैलेंस करेंगे, ताकि इन फ्यूचर्स आने वाले समय में कोई भी ऐसा दूसरा प्राइम मिनिस्टर न आए जो अपने आप को बहुत ही महान, या फिर कह सकते हैं जो हर चीज को कंट्रोल करे, वैसा वो नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स के जो पावर्स है उसमें बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जो मुझे लगा कि अगर ये रिफॉर्म होता है तो अच्छा होता है, वो होता है टाइम टर्म लिमिट्स। एक्चुअली होता क्या है कि बांग्लादेश में आप देखेंगे जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो मल्टीपल टाइम बन सकता है। जब तक वो एलिजिबल होता है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन लड़ सकता है और वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो उनका कहना है कि नहीं, हम अब जो लाएंगे वो एक या दो बार के आसपास, मोस्टली जो न्यूज में सामने आ रही है कि 2 बार के आसपास हम लाएंगे, कि 2 बार से अधिक कोई भी बांग्लादेश में एज ए प्राइम मिनिस्टर सर्व नहीं कर सकता है। ये चीजें मुझे भी थोड़ी सी अच्छी लगी। मैं भी ये डिमांड करता हूँ कि हर जगह होना चाहिए कि कोई भी भाई प्राइम मिनिस्टर, देखो जैसे ही होता है 10 साल या 20 साल कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वो चीजें भूल जाता है जो उसने 10 से 20 साल पहले वो वादे किए थे, वो सब चीजें वो भूल जाता है लगभग। तो उम्मीद है कि भाई ये रिफॉर्म होता है तो थोड़ा सा अच्छा होगा। लेकिन एक चीज जो बांग्लादेश में एक रिफॉर्म हो रहा है तो पार्लियामेंट्स में होने जा रहे हैं, वो है बाइकैमरलिज्म। एक्चुअली है क्या कि बांग्लादेश में यूनिकैमरलिज्म से, यूनिकैमरलिज्म बाइकैमरलिज्म में होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है कि आपको पता है, बाइकैमरलिज्म मतलब होता है कि पार्लियामेंट में 2 तरह की हाउसेस होने चाहिए। जस्ट एग्जांपल के लिए आप इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पे लोअर हाउस है जिसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं, एंड अपर हाउस है जिसे हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। जिसमें से क्या होता है, लोकसभा एक नॉन परमानेंट बॉडी होती है, बट राज्यसभा जो होती है वो एक परमानेंट बॉडी होती है। बट ऐसा कुछ बांग्लादेश में स्ट्रक्चर्स नहीं है, वहां पे केवल और केवल एक अपर हाउस है, माफ करिएगा, वहां पे केवल और केवल एक लोअर हाउस है जिसे हम कहते हैं लोकसभा, आप कह सकते हैं, केवल केवल वहां पे लोकसभा है। तो अब उनका एक डिमांड है कि नहीं, हमें एक अपर हाउस मतलब एक परमानेंट हाउस जस्ट लाइक राज्यसभा की तरह हमें निर्माण करने की आवश्यकता है, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी भी इस तरह का जो रिसेंट सिचुएशन आया है, अगर कभी सिचुएशन आता है तो हमारे पास कोई एक परमानेंट बॉडी होनी चाहिए जो आने वाले समय में गवर्नमेंट को चला सके, ना कि हमें यूनिस खान जैसा हमें एक इंटरिम्स गवर्नमेंट बनाने की आवश्यकता हो। ठीक है। एंड जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म थी जो मुझे इसमें समझ में आई थी, वो थी इंडिपेंडेंस बॉडीज। इन्होंने कहा था हमें जुडिशरी को एज ए इंडिपेंडेंस बॉडी बनाना है, ताकि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से कम्प्लीटली सेपरेट हो सके, उसके अपने अपने पावर हो सके, ताकि अगर फ्यूचर्स में कोई भी अगर अनएथिकल काम करता है या फिर वो काम कर देता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो या फिर बांग्लादेश के हितों के खिलाफ हो, तो जुडिशरी उसे रोक सके। एंड थर्ड जो इसमें बात थी वो थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर, माफ करिएगा, फिफ्थ जो बात थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश को लेकर थी। एक्चुअली वो इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश में भी रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो इलेक्शन कमीशन बांग्लादेश है वो फेयर इलेक्शंस करवा सके और उस पे कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल्स ना कर सके, वो उसके भी पावर को सेपरेट और उसके पावर्स को और अधिक देना चाह रही है, ताकि वो गवर्नमेंट से अलग होकर एक फेयर इलेक्शंस करवा सके। ठीक है। तो इस इलेक्शन से जो मोस्टली इम्पैक्ट होगा, जस्ट लाइक आप देखेंगे व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म इज मैटर स्पेशली फॉर बांग्लादेश या फिर कह सकते हो इंडिया, तो बहुत सारी चीजें होती है। जस्ट लाइक आप देखेंगे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म से ला रहे हैं तारिक रहमान, ये इंश्योर करना चाहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब कि कभी भी अगर कोई इन केस अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है तो हमारे पास एक अपर हाउस जैसे राज्यसभा होना चाहिए, तो कि हमारे देश के गवर्नमेंट को आसानी से चला सके। एंड साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसे जो मास जो लोग आते हैं और एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को गिरा देते हैं, ऐसा इन फ्यूचर्स में दोबारा ना हो, तो वो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ स्ट्रेंथ करने पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं कौन, तारिक रहमान। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहां पे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। लोगों को हितों को भी उन्होंने ध्यान रखा है, इसलिए उन्होंने फंडामेंटल राइट्स पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया है।
फंडामेंटल राइट्स के तहत लोगों को और अधिकार देने की बात कर रहे हैं और लोगों को और सशक्त और जागरूक बनाने की भी बात उन्होंने कहा। एंड अकाउंटेबिलिटी की तरफ उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है कि आप 20 सालों में देखेंगे जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट थी, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट अवामी लीग की कोलैप्स हुई है, उसके पीछे जो लोगों का वहां कहना था वो यही कह रहे थे कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, स्पेसिफिक शेख हसीना की गवर्नमेंट से, ये इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ करप्शन हो गया था, जिसकी वजह से लोग उनकी अकाउंटेबिलिटी पे विश्वास नहीं कर रहे थे, मतलब अवामी लीग पे विश्वास लोग अपना खोते जा रहे थे। तो अब उन्होंने क्या किया है कि वो एक इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करना चाह रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा अकाउंटेबल्स हो, मतलब गवर्नमेंट ऑफ अकाउंटेबल्स हो लोगों के खिलाफ, वो ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे हैं। तो इन केस में बताओ, इस इन शॉर्ट में अगर बात करूं तो इस लेक्चर्स में आपको क्या क्या याद रखना है, जस्ट लाइक इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के विषय में याद रखिएगा, जो मैंने आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तो किसी न किसी एक लेक्चर्स में आपको बताए रखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए जो मैंने 4-5 पॉइंट बताया, आप थोड़ा बहुत उसे याद रख सकते हैं। गंगा वाटर ट्रीटी मैंने कई बार इसे बता दिया, फर्क का बैरियर्स क्या होता है, मैंने आपसे कहा अगले 1.5 सालों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा वाटर ट्रीटीज क्या है, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ, गंगा वाटर ट्रीटीज बहुत ज्यादा न्यूज में रही है, क्योंकि ये 2026 में ही इसने इसे रिन्यू करने की बातें न्यूज में आई थी। तो आप इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे दीजिएगा, आप इसे याद रखिएगा। इंडिया बांग्लादेश स्टेट आप कहीं पे भी याद रख सकते हैं, एंड लोकेशन भी आप हमेशा किसी भी कंट्रीज के विषय पढ़े तो उसको लोकेशन आप याद रखिएगा। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।